वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन टू लर्न जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, जिसका टॉपिक है संवैधानिक विकास। और ये सारे चीज़ ऑनलाइनर होंगे, जितने भी आज की पढ़ाई होगी ऑनलाइनर बेसिस पर होगी। और ये एसएससी बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। 1773 का नियामक रेगुलेटिंग अधिनियम, ठीक है। आज इन सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। 1773 में पारित किए गए अधिनियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? टोटल 4 सदस्य थे। कितने थे? 4। आगे देख लेते हैं। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा निर्मित नियमों एवं अधिनियमों के विरुद्ध किससे अपील की जा सकती थी? तो ब्रिटिश क्राउन से। किससे? ब्रिटिश क्राउन से। आगे देख लेते हैं। 1773 नियामक अधिनियम के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया? इसका राइट आंसर है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। आगे है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है वर्ष 1974 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, ठीक है। आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को, ठीक है। आगे भारत में कौन सा अधिनियम समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक प्रमाणित हुआ? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। आगे देख लेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक। 1773 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? भारतीय राजस्व में से। किसके राजस्व में से? भारतीय, ठीक। 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों और बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 20, ठीक। 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की योग्यता में कितने वर्षों तक भारत रहने का अनुभव अनिवार्य किया गया? कम से कम 12 वर्षों का। कितने वर्षों का? कम से कम 12 वर्षों का, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के किसके साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? ईसाई धर्म प्रचारकों को। किसको? ईसाई धर्म प्रचारकों को। आगे है 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? ब्रिटिश राज क्राउन की। किसकी? ब्रिटिश राज क्राउन की, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1883 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। किसका? 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत परिषद के सदस्यों में कितने विधिक सदस्य होते हैं? यहाँ पर दिया है एक सदस्य जिसमें कुल 4 सदस्य हों, ठीक। अगला है 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों के लिए प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? तो किसमें? चार्टर अधिनियम 1833 में। ठीक, आगे है चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के किस अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? किसको? दास प्रथा को। दास प्रथा को 1833 ईस्वी में उन्मूलन। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। क्या देखेंगे हम लोग? 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट किसको सशक्त बनाने के लिए निर्मित किया गया? तो तत्कालीन विधायक को। किसको? तत्कालीन विधायक को। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायिका में कितने नए सदस्य की वृद्धि की गई? तो 6 नए सदस्य की वृद्धि की गई। पहले 6 थे, तो अभी कितना है टोटल? 12। ठीक, आगे देखेंगे सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। आगे है चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? तो 24 से घटाकर 18 की गई, जो MPPSC में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम लोग देख लेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम को क्या माना जाता है? तो इसको भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा माना जाता है। किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? तो 1858 ईस्वी में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। किसका? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आगे है 1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सिविल सर्विस में नियुक्त किस प्रकार की जानी थी? तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जानी थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल की शासी परिषद में किसको सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक बिंदु समावेशित किया? राइट आंसर है गैर सरकारी सदस्यों का। ठीक है, आगे है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रतिनिधियों को किस प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया? तो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में। ठीक, आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को आपात स्थिति के लिए कौन सी शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अगला है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में किस पद्धति की शुरुआत की गई? तो चुनावी पद्धति की। ठीक, 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं होने पर आरंभिक राष्ट्रवादियों ने किसका विरोध किया था? तो काउंसिल एक्ट 1892 का विरोध किया था। अगला है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में कितने प्रकार के सदस्य थे? तो 4 प्रकार के सदस्य थे। ठीक, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए कितने वर्गों की व्यवस्था की गई? तो 3 वर्गों की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 1919 का भारतीय शासन अधिनियम।
भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू किया गया? तो 1921 में। आगे, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? तो द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा सरकारी कार्यों को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, केंद्रीय एवं प्रांतीय। भारत शासन अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी प्रमुख विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, आगे है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लियोनस कर्टियस। अगला है, 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में किसको मत देने का अधिकार प्रथम बार दिया गया? महिलाओं को। किसको? महिलाओं को। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अंतिम निर्णय का अधिकार किसको प्राप्त था? तो गवर्नर जनरल को प्राप्त था। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को किन 2 आधार पर विभाजित किया था? तो हस्तांतरित एवं संरक्षित के आधार पर विभक्त किया था 2 भागों में। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग। आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, और ये खास करके एसएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल किस आधार पर विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत विधेयक को अधिनियमित कर सकता था? तो सुरक्षा तथा शांति के आधार पर। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो साइमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक, साइमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो साइमन आयोग का गठन 1928 में किया गया था। ठीक है, आगे है, भारत में साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण। ठीक है, अगला है, नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। किसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया था? तो भारत सचिव वैकेनहेड की। अगला है, नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 10 अगस्त 1928 को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देख लेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की परिणति थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में टोटल 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थी। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? तो संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? तो द्वैत शासन स्थापन किया गया। ये यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, कौन सा एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है? ठीक है, अथवा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अगला देखेंगे, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की? तो भारत में प्रांतों को स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की थी। ठीक है, अगला है, 1935 के अधिनियम के द्वारा किस प्रकार की निरंकुशता के सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता की सिद्धांत। अगला है, भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 किस योजना पर आधारित है? तो शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। अगला देख लेंगे,
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? तो बर्मा, म्यांमार अलग हुआ। ये यूपीपीएससी में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। ठीक। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई? तो 6 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे। अगला है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो बंगाल में। किसमें? बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव कौन सा है? तो देश के लिए लिखित संविधान। ये बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव, सॉरी ये नहीं है देश के लिए। देश के लिए लिखित संविधान। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किस संघ की स्थापना का प्रावधान है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान है। आगे हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उसके बाद है स्टेफोर्ड क्रिस्प, उसके बाद है एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। ये 3 शामिल थे। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो 3 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, यानी इसी के बारे में कहा गया है। ठीक है। अगला है कैबिनेट मिशन में कौन सी एक योजना प्रस्तुत की? तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की। आगे हम लोग देख लेंगे अंतरिम सरकार का गठन 1946। किस योजना के अंतर्गत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना में। कौन सी मिशन योजना में? कैबिनेट मिशन। अगला है प्रथम अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्यों के होने की व्यवस्था थी? तो प्रथम अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य के होने की व्यवस्था थी। ठीक है। आगे देख लेंगे हम लोग माउंटबेटन योजना। कौन योजना? माउंटबेटन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत कब पहुंचा? तो माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत 24 मार्च 1947 में पहुंचा। माउंटबेटन ने अपना नीति विषयक बयान कब जारी किया? तो 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना में भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान क्या बताता गया है था? तो भारत का विभाजन। आगे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई? तो 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। अगला है 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में किन 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना का प्रस्ताव था? तो भारत और पाकिस्तान की। किसकी? भारत और पाकिस्तान की। आगे हम लोग देख लेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार संविधान का निर्माण होने तक किसके द्वारा प्रत्येक अधिराज्य का शासन संपादित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है
1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया परिवर्तन क्या नहीं था? तो भारत की अधीनता को समाप्त करना। ठीक है, आगे देख लेंगे। बस और 3-4 पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी यानी क्लीमेंट एटली की सरकार थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो भारत का राजनीतिक दर्जा राष्ट्रमंडल के अधिराज्य का, किसका? राष्ट्रमंडल के एक अधिराज्य का। ठीक है, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।